हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन फ्राइज एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 धातु व अधातु, जिसका लेक्चर नंबर है आज 5। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। तो बहुत ही ज़रूरी बात, आपको किताब लेके बैठना है। अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक जो है सभी ओपन कर लीजिए, नहीं है तो ढूंढ लीजिए। तब तक मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाइए फटाफट देख डालिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपको तभी समझ में आएंगे। ठीक है, तो आपने किताब खोल ली होगी उम्मीद करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं भी देख लेता हूं भाई अपना क्वेश्चन जो भी हैं। तो पेज नंबर 45 आप निकाल लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। फटाफट बता दीजिए भाई। आपने अगर लेक्चर देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में सीधे सीधे कमेंट कर दीजिए, नहीं देखे हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको। डॉक्टर के यहाँ गए हो ना? हाँ गए हैं सर। तो वहाँ पे एक थर्मामीटर होता है, उसके अंदर क्या होता है? पारा। तो कमरे के ताप पर कौन सी धातु होती है? द्रव। पारा। सिंपल सा क्वेश्चन है। पेज नंबर आपका जो था वो 45 था। क्या था? 45। प्रश्न जो है आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है। और फर्स्ट का भी आप अगर देखोगे रोमन अंक में फर्स्ट, कमरे के ताप पर द्रव होती है पारा यानी मरकरी। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। भाई किन धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो मैंने आपको पहले ही ट्रिक बताई थी, लीना कुमारी चाकू से काट देगी। कौन काट देगी? लीना कुमारी चाकू से काट देगी। तो कौन सी धातुएं हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक भैया बता चुका हूं। कौन सी है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक? ऊष्मा और विद्युत की एक ही थी जो हमने धातु में पढ़ा है। ठीक है, कौन है? एजी व सीयू। ठीक है, तो सबसे अच्छी जो चालक है वो एजी है, और दूसरे नंबर पे आप कॉपर यहाँ पे ले सकते हो। एजी कौन है? सिल्वर यानी चांदी। सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की कुचालक। भाई फोर्थ क्वेश्चन इसी का ले लो। ऊष्मा की कुचालक लेड, पीवी, व एक और है आपकी मरकरी, मतलब एचजी। तो पेज नंबर 45 का जो फर्स्ट क्वेश्चन थे उसके सारे आंसर आपके हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ सारे समझ आए होंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो वहाँ पे अपने सारी चीज़ों के बारे में बताया था। अब आ जाइए आप प्रश्न नंबर 2, आघात वर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। आप इसके लिए पिछले लेक्चर देख लीजिए, तो आपको क्वेश्चन को बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, वैसे फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत अच्छे से उधर एक्सप्लेन कर रखा है हमने। आघात वर्ध्य, कुछ धातुओं को क्या करते हैं हम? पीटते हैं। पीटने से क्या होता है? उनका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनको पीटा जाता है और पीटने पर आकार बढ़ता है, वो आघात वर्ध्य कहलाता है। ठीक है, और तन्यता, अगर किसी धातु को हम खींच रहे हो, खींचने पर वो तार के रूप में बदल जा रही है। जैसे सोना खींचते हैं, तार के रूप में बदल जाता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है? 2 किलोमीटर। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर है। और देखो, आप अगर पिछले हमारे लेक्चर देखते हो तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन की वैसे कोई आवश्यकता थी नहीं मुझे, लेकिन फिर भी मैं लेके आया हूँ। कुछ बच्चों के डाउट रह जाते हैं, नहीं समझ में आते हैं कुछ क्वेश्चन, इसीलिए बस। नहीं तो हमने सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं पिछले 4 लेक्चर में। ठीक, अब आप पेज नंबर निकालिए 51। ठीक है, तो 45 के क्वेश्चन हो चुके हैं, 51 आप निकाल लीजिए फटाफट। ठीक, पेज नंबर 51 निकाल लिया होगा आपने। अच्छा, प्रश्न नंबर इस पे आ जाते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या है? सोडियम को कैरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सिंपल सी बात है भैया, मैंने बताया था आपको, क्योंकि सोडियम क्या है? बहुत ही अविक्रियाशील धातु है। क्या है? बहुत अविक्रियाशील धातु है। ये जैसे ही वायु के संपर्क में आती है आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको किस में डुबो के रखते हैं? कैरोसिन में। अच्छा, और कौन सी धातुएं हैं जिनको कैरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? जो हम चाकू से काट सकते हैं उन्हीं को। तो आंसर में हम लिखेंगे, आंसर में है भाई, देखो आंसर तो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको वही आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। दूसरा, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्लियर? तो सोडियम क्या है? Na अधिक अभिक्रियाशील
धातु है। ठीक है, कारण Na अभिक्रियाशील, बहुत अधिक अभिक्रियाशील ये धातु है और ये वायु से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है या वायु से अभिक्रिया बहुत तेजी से करती है। ठीक, अच्छा और कौन सी धातु है मैं बता रहा था, लिथियम है एक, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों को केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है। किनको? तीनों को। लीना कुमारी चाकू से काट देगी। ठीक है, इनको चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है और इनको केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक, अब प्रश्न 2 है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया। हालांकि ये सारी चीज़ें, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर जब हमने टॉपिकों के एक एक चीज़ क्लियर किया वहाँ पे सारे आंसर दे रखे हैं। ठीक, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, पहला है भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया। तो भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया हमें करनी है। ठीक, भाप आपका जल, आयरन मैं लिख लेता हूं Fe और जल के साथ। देखो ये हमारा भाप है तो मैं इसको गैस और ये अपना सॉलिड है। भाप के साथ आयरन की जब भी अभिक्रिया करते हैं तो बनता है आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो OK4 हैं, आप यहाँ पे 4 और यहाँ 3 और यहाँ पे आपका 4 बैलेंस भी है। ठीक, बाकी हाइड्रोजन जाएगा तो ये भी गैस में रहेगा और Fe3O4 जो रहेगा वो सॉलिड होगा आपका। तो F की अभिक्रिया भी हो गई। और नेक्स्ट अपन ले लेते हैं जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया। देखो ये भी अभिक्रियाएं हमने की थी, ये दूसरा क्वेश्चन है जल के साथ, मतलब तो सबसे पहले हम कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम के साथ जब भी जल की अभिक्रिया करते हैं तो देखो बनता क्या है, यहाँ पे बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और प्लस जल। ठीक, सॉरी हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे O के 2, H के 2 और यहाँ भी, तो H के इधर इस साइड अगर आप देखोगे तो 4 नज़र आएंगे आपको परमाणु, 2 और 2 4 और O के 2। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रिएक्शन भी बैलेंस है। अच्छा, इस रिएक्शन को जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था ये जो इस रिएक्शन में जो ये कैल्शियम जो है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, ये ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है। ये जो हाइड्रोजन है वो कैल्शियम के साथ चिपक जाता है और कैल्शियम जल में तैरने लगता है। ठीक, मैंने आपको बताई थी ठंडे जल के साथ अभिक्रियाएं धातुओं की, गर्म जल के साथ और भाप के साथ। तो भाप के साथ यहाँ पे एग्जांपल आ गया है और वहाँ भी मैंने आपको बता रखा है, तो आप लेक्चर नंबर ये आपको 3rd में मिल जाएगा। ठीक, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर इसी का अच्छा इसी का एक और है पोटेशियम के साथ। तो पोटेशियम के साथ जब आप जल की अभिक्रिया करोगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन, इसको भी बैलेंस करेंगे तो आपका 2 1। ठीक, लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ 2 का कर देते हैं और यहाँ 2 का करेंगे तो 4, यहाँ ये। ठीक, ये भी बैलेंस है आपके। तो ये रिएक्शन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया हमने की, कैल्शियम के साथ जल की अभिक्रिया और पोटेशियम के साथ जल की। यहाँ पे ये जल ठंडा रहता है। अच्छा, इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी काफ़ी उत्पन्न होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती, ये अभिक्रिया आग पकड़ लेती है, यहाँ पे हाइड्रोजन का दहन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं, जो भी हाइड्रोजन बनता है वो कैल्शियम से चिपक जाता है और कैल्शियम इस अभिक्रिया में तैरने लगता है। क्लियर। अब आप इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। हालांकि वो टेबल टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप किताब से देखेंगे तो समझ आएगा। मैं आपको कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न नंबर है आपका 3। यहाँ पर देखो धातु, क्लियर। धातु वाले सेक्शन में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, धातु, और यहाँ दे रखा आयरन, सेकंड है सल्फेट, और
कॉपर, सेकंड सल्फेट, जिंक सल्फेट, लास्ट में है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ओके, अब यहां पे जो धातुएं ए, बी, सी, डी, 4 धातुएं, तो देखो इनमें कह रहा है कोई अभिक्रिया होती है, कोई नहीं होती है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस और राइट वाला चिन्ह लगाऊंगा। ठीक है, अब जैसे ए, आप अगर किताब में देख रहे होंगे तो पहला है कोई अभिक्रिया नहीं, यानी ए जो धातु है इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती, तो मैंने ये लगा दिया क्रॉस का। ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है, वो है विस्थापन। ये भी मैं क्वेश्चन ही नोट कर रहा हूँ। ठीक है, जिंक सल्फेट ये आपका हो गया, यहाँ पे डैश लगा रखा है, यहाँ भी खाली दे रखा है। सेकंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, और यहाँ पे डैश, और यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं हो रही, यहाँ डैश। अब आ जाए सी वाले में, कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, यहाँ भी कोई नहीं और कोई अभिक्रिया नहीं हो रही। यहाँ अगर देखेंगे तो विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया। अब आ जाइए डी में। डी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा, यानी डी जो धातु है वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कर रही है। देखो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। एग्जाम में तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कभी आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो और उधर आ जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो 10th के जो क्वेश्चन है वो एनडीए के एग्जाम में भी आ जाते हैं। कुछ नहीं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एनडीए की, जब आप 12th में जाओगे, जब एग्ज़ाम 12th के बाद एनडीए का दोगे, तो वहाँ पे अगर देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। इसमें ए बी सी डी में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हमें पता करनी है। तो सबसे पहले आप इनको देखिए, आयरन है ये, Fe, कॉपर, आपको पता है कॉपर नीचे ही होता है ना, लोहा से। ठीक है, अगर फिर बात करोगे जिंक, तो जिंक Fe से क्या होता है, ऊपर होता है, सिल्वर नीचे होता है। तो ये 4 चीजें अपने पास हैं। जिंक है, ठीक, हमने इनको पैटर्न के हिसाब से लिख लिया जो भी इधर है। आयरन है, कॉपर है, जिंक है और सिल्वर नाइट्रेट है, तो उसमें सिल्वर हमने, बाकी ये लवड़ तो हैं ये सारी, तो इनको एक पैटर्न पर लिख लिया। सबसे ऊपर हमारा जिंक होता है। आपको सक्रियता श्रेणी याद होगी, काना कार मांगे ऑल जन फिर पावे, हरि को होगा आगे और अवतार। ठीक, अब आप देखिए, ये जो धातु है आयरन को नहीं हटा पा रही, ठीक है, कॉपर को हटा दे रही है। जिंक के साथ देखो, अगर ये आयरन को नहीं हटा पा रही है ए धातु, तो इसका मतलब है ये आयरन के नीचे है। कौन? ए, यानी आपकी ए जो होगी वो आयरन के नीचे हो सकती है, यहां पे, समझ गए, नीचे। अगर ऊपर होती तो आयरन को ये विस्थापित कर देती, विस्थापन अभिक्रिया हो जाती। अब कॉपर को हटा रही है, इसलिए मैंने कॉपर के ऊपर लिखा है, कॉपर को हटा दे रही है, ए कॉपर के ऊपर है। अच्छा, जिंक जब आयरन को नहीं हटा रही है तो जिंक को भी नहीं हटा सकती, तो यहां भी अभिक्रिया नहीं होगी। अच्छा, अगर यहां पे देखें, जब ये कॉपर को हटा दे रही है ए, तो इसको भी हटा देगी, मतलब यहां पे भी अभिक्रिया आपकी हो जाएगी। एक तरीके से अगर हमसे पूछा जाए तो हम बता सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा कुछ और गया है, अभी उस पर ध्यान देते हैं। अब इस अभिक्रिया की बात करें हम, तो बी जो है आयरन को हटा रहा है, इसका मतलब बी आयरन से ऊपर है, यहां है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जिंक को नहीं हटा रहा, तो जिंक के नीचे ही है बी, लेकिन आयरन से तो ऊपर है। क्लियर? अच्छा, यहां पे अभिक्रिया होगी, क्योंकि आयरन को हटा रहा है तो कॉपर को भी हटाएगा और इसको भी हटाएगा, यहां भी अभिक्रिया होगी। अब अगर हम सी देखें, तो सी केवल और केवल किसको हटा रहा है? सिल्वर नाइट्रेट को। तो सी केवल जो ऊपर है वो हमारा एजी से ऊपर है, और डी किसी को नहीं हटा रहा, तो ये सबसे नीचे है। तो सबसे अभिक्रियाशील जो धातु है वो हमारी कौन सी है? बी। यानी पहले क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो बी है। ठीक,
धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो विस्थापन अभिक्रिया होगी, पहले ही बता दिया मैंने। ठीक। धातु ए बी सी डी को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो धातु ए बी सी डी को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में, तो देखो सबसे अधिक अभिक्रियाशील बी है, ठीक, इसके बाद ए, इसके बाद सी और इसके बाद डी। तो आपका देखो दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो होगा यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगी, तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसी में अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? देखो अगर आप किसी भी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओगे, अम्ल में डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी धातु की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अच्छा, पहचान भी हम आपको बता चुके हैं। और जलती कैसे है? फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। अगर आप जलती हुई मोमबत्ती इसके पास ले जाओगे तो ठीक है। अब ये अभिक्रिया किसके साथ करवा रहा है? आयरन के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया करवा रहा है। तो हम इसको एक बार इरेज करते हैं, ठीक है। और आप पहुँच करके इसको नोट कर लीजिएगा और आपको नोट्स में भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप पहुँच करके नोट करें और थोड़ा दिमाग लगाएं, ठीक, खुद से लिखने की आंसर को कोशिश करें, इससे आप ज़्यादा सीखोगे। और किताब को पढ़ने की आदत डाल लीजिए। एनसीईआरटी आपकी किताब बहुत बेहतरीन किताब है, इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप इसको पढ़ें, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कहीं से भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप आंसर दे पाएंगे। और यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में ऑप्शन सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक। यूपी बोर्ड में पहले नहीं आ रहे थे, लेकिन अब 20 ऑप्शन आएंगे। OMR सीट पर पेपर होगा, ठीक। तो जहाँ ऑप्शन ज़्यादा आते हैं जिस बोर्ड में, उन बच्चों के लिए तो किताब पढ़ना बहुत ही, मान के चलो, कंपलसरी ही है, ज़रूरी है। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो ऑप्शन टिक नहीं कर पाएंगे सारे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़िए, ठीक। किताब लेके तो बैठे हो, अगर अभी भी नहीं उठाई है तो उठा लो किताब, भाई अभी भी टाइम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता चुका हूं। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है भाई? कौन सी गैस निकलती है? सॉरी, हाइड्रोजन। ये तो हो गया। आयरन के साथ H2SO4 की अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 आयरन के साथ है ना। देखो गैस निकल रही थी H2, क्योंकि अम्ल के साथ अगर धातु की अभिक्रिया कराओगे हाइड्रोजन गैस निकलती है। आयरन आपका Fe है और किसके साथ अभिक्रिया करानी है? H2SO4 के साथ। आपको पता है कि विस्थापन अभिक्रिया, आयरन यहाँ जाएगा, फटाफट इसको हटा देगा और क्या बन जाएगा? FeSO4 और ये आपका हाइड्रोजन निकल गया। क्लियर? तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है 5। जिंक की आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। भाई जिंक जो है आयरन से ऊपर होता है तो यहाँ पे क्या होगा? कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है। देखो जिंक की किसके साथ, जिंक को किस में डाल रहे हैं? आयरन सल्फेट के विलयन में। जिंक सक्रियता श्रेणी में कहाँ है? ऊपर है। ऊपर है तो इसको हटा देगा। जब हटा देगा तो क्या बनेगा? ZnSO4 और आपका यहाँ Fe। क्लियर? तो पेज नंबर ये हमारा 51 है ना। इसके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब पेज नंबर आगे आइए 54, ठीक। 54 पे क्वेश्चन देखिए। अब 54 पे आ गए तो 54 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लीजिए, तब तक हम इरेज करते हैं, आपको बताते हैं। पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है भाई? सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। भाई मैं बता चुका हूँ, कई सारी संरचनाएं मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो इसको तो मैं नहीं करने वाला। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। तो ये भी मैं बता चुका हूँ। इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित होते हैं, ये भी मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ आपको। तो ये आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हो इसको, ठीक है। इसके बाद आइए, आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक उच्च क्यों होता है? बता चुका हूँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वहाँ से देख लीजिए। वैसे एक लाइन और मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी यहाँ पे सिंपल है। आयनिक यौगिकों के बीच प्रबल
आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है। क्या होता है? आयनिक यौगिकों के बीच में प्रबल अंतरा आयनिक आकर्षण बल होता है, इसलिए इनका गलनांक जो होता है वो उच्च होता है, यानी गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए पेज नंबर 59। देखो कुछ क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से पहले बता चुका हूँ, तो मैं उनको अवॉइड ही करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ठीक, अब 59 पे आप आ जाइए, प्रश्न नंबर फर्स्ट। देखो इसमें आपको दे रखा है खनिज, बहुत अच्छे से समझा चुका हूं मैं, खनिज अयस्क और कैंग, तीनों को बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। ठीक, तो इसके लिए आप वीडियो देखिए पुरानी, जो अभी तक आपने नहीं देखी, अगर देख लिए तो आपको क्लियर ही होगा। अगला देखो, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इसको ले लो क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको हो सकता है याद हो या नहीं भी। तो दो धातुएं कौन सी है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं? भैया सोना चांदी। ठीक है, ये आप ले, इनको तो आप याद ही रखो, प्लेटिनम भी है। ठीक है, सोना चांदी, और यहाँ पे आप सोना और प्लेटिनम भी लिख सकते हो। ठीक, सोना चांदी लिख लो, सोना प्लेटिनम भी लिख सकते हो, सोना चांदी प्लेटिनम भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? अपचयन का। ये मैंने आपको बताया था, भर्जन और निस्तापन, जब मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में, तो वहां पे बताया था, जब भी जैसे जेडेनो हमें मिल रहा था, तो जेडेनो का जिंक ऑक्साइड का हमने क्या किया था? कार्बन की मदद से अपचयन किया था, जिससे हमें क्या मिला था? जेडेन और इधर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो भाई क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। जैसे जिंक ऑक्साइड का हम कार्बन के साथ अपचयन करते हैं तो जिंक हमें मिल जाता है। क्लियर? ठीक, इसके बाद आपका अब पेज नंबर आ जाइए 61। ठीक, 61 के क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद फिर आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आ जाएंगे, उनको करते हैं। मैं क्वेश्चन के आंसर आपको उन्हीं को दूंगा जो थोड़े से अजीब लगेंगे, और जो उधर मैंने नहीं है, थोड़ा बहुत कम बताया, उधर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप इसलिए वीडियो देखिए जरूर। तो पेज नंबर 61 आपने निकाल लिया होगा। जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धातुक ऑक्साइडों को निम्न के साथ गर्म किया जाता है, क्या होगा? देखो ध्यान से आपको समझना है भाई। हाँ, पेज नंबर है 61 है ना। प्रश्न नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे आपका दे रखा है धातु, यहाँ जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर। ठीक, अब आपका यहाँ पे पूछ रहा है धातुक ऑक्साइड को निम्न धातु के साथ गर्म किया जाता है। धातु यहाँ पे दिया है जिंक ऑक्साइड, फिर दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और फिर दिया है कॉपर ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ गर्म करोगे तो क्या होगा? ठीक है, जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ गर्म करोगे तो क्या होगा? मैग्नीशियम के साथ गर्म करोगे तो क्या होगा? इस तरह से मैं बना देता हूँ, आपको ज़्यादा इजी समझ आ जाएगा। अब किसके साथ अभिक्रिया होगी और किसके साथ नहीं होगी, ये अपने को देखना है। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि कौन कितना अभिक्रियाशील है। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा उसके साथ अभिक्रिया होगी। तो पहले आप खुद देखिए किसके साथ अभिक्रिया होगी और किसके साथ नहीं होगी। क्वेश्चन में आपको फिर पढ़ देता हूँ। जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धातुक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है। और गर्म कर रहे हो आप, जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ गर्म करोगे तो देखो यहाँ पे कोई भी अभिक्रिया आपकी नहीं होने वाली है। ठीक, क्योंकि ये दोनों ही एक जैसी, जिंक और यहाँ भी जिंक है, एक ही जैसी धातु है। अब जिंक और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया होगी या नहीं होगी? देखो मैग्नीशियम जिंक से ऊपर आता है या नीचे, ये आपको देखना है। देखो, काना कार मांगे ऑल जन फिर फावे हरि को, तो मैग्नीशियम जो है
जिंक से ऊपर आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे अभिक्रिया होगी, मैग्नीशियम जो है जिंक को हटा देगा। क्लियर? आपको सक्रियता श्रेणी याद करनी है, अगर वो याद रहेगी तो आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इजीली कर सकते हैं। अब जिंक के विक्रिया कॉपर के साथ, तो कॉपर क्या जिंक को हटा पाएगा? नहीं हटा सकता भाई। अब आ जाओ यहाँ पे, अब Mg से सारी चीज़ें नीचे हैं, Mg से तो करेगी नहीं, तो यहाँ भी कोई विक्रिया नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी। कॉपर की अगर बात की जाए तो अगर आप देखोगे तो इसमें कॉपर को छोड़ के जिंक और मैग्नीशियम दोनों ही ऊपर है। कॉपर से कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के कॉपर से अभिक्रिया। तो कॉपर को जिंक के साथ अगर गर्म करोगे तो जिंक क्या है, कॉपर से ज़्यादा विक्रियाशील है, और ये क्या करेगा, जिंक कॉपर को यहाँ से हटा देगा, तो यहाँ भी अभिक्रिया होगी, और ये भी अधिक है तो ये भी, और यहाँ नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका दूसरा। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है? वे धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाती हैं, सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये धातुएं आसानी से संचारित नहीं होती हैं। क्लियर? अब है मिश्र धातु। क्या है भैया? दो या दो से अधिक धातुओं का एक समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। क्लियर? अब आ जाते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों पर। तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भी सेम वैसे ही होने वाले हैं जैसे अभी ये थे, क्योंकि ज़्यादा टफ आपको कोई क्वेश्चन इनमें भी नहीं मिला था। और सारे क्वेश्चन कहाँ से हैं? जैसे देखो, मुझे करने की इस क्वेश्चन की आवश्यकता थी, जो भी क्वेश्चन मुझे करने की आवश्यकता होगी मैं करूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा, बहुत अच्छे से बताऊँगा। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको पिछले वीडियो में डेफिनेशंस आपको बता चुका हूँ, और फिर मैं इधर अगर वही बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले देख चुके हो तो आपको फिर इधर अच्छा नहीं लगेगा। क्लियर? अब अभ्यास प्रश्न की बात कर लेते हैं, और स्टार्टिंग में जो है वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं पाठ्य पुस्तक से। जो प्रश्न हैं आपके अभ्यास प्रश्न में, पहला प्रश्न है आपका, ध्यान से समझिए, कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा? अगर आपने किताब ओपन कर रखी है तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा NaCl विलयन एवं कॉपर धातु। देखो NaCl विलयन, NaCl और कॉपर। दूसरा है MgCl2 और एल्यूमिनियम। तीसरा है FeSO4 और Ag। और D है AgNO3 और कॉपर। देखो NaCl और कॉपर, अगर हम कॉपर की अभिक्रिया इससे कराएंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है सक्रियता श्रेणी में नीचे आता है, तो यहाँ भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। Mg की Al की Mg से कराएंगे, कोई अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि Al नीचे आ रहा है, Ag भी नहीं। Cu जो है वो ऊपर आता है किससे? Ag से, सक्रियता श्रेणी में, तो इसकी अभिक्रिया होगी, तो ऑप्शन आपका ये सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीस। ग्रीस तो आप नहीं लगाओगे भाई। फ्राइंग पैन जानते हो? फ्राइंग पैन किचन में, अच्छा किचन में तो नहीं देखा होगा, लेकिन क्योंकि कई किसी के घर पे होता है और किसी के घर पे नहीं, तो आपने वो देखो ना, आमलेट बनाते हैं, याद आ गया? समझ गए? ठीक है। तो फ्राइंग पैन को ग्रीस, उस पर ग्रीस तो लगाएंगे नहीं, पेंट भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? जिंक की परत चढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? जिंक की परत चढ़ाकर। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर, इसका तो आपका डी सही था, दूसरे का भी आपका डी नहीं सी सही है, जिंक की परत वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है, उच्च गलनांक वाला यौगिक बन रहा है। कुल मिला के उच्च गलनांक वाला तो आयनिक यौगिक ही बन रहा होगा, सिंपल सी बात है। यह यौगिक जल में विलेय है। अच्छा, जल में विलेय है तो भाई ऐसी धातु जो जल में विलेय है वो देखनी पड़ेगी। क्या यह तत्व तो क्या हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। कैल्शियम भाई, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? जल में विलेय भी है, गलनांक भी उच्च होता है। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि? पहला ऑप्शन है टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। चलो ठीक है, महंगा है, लेकिन आगे देखते हैं। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। गलनांक अधिक है, कोई बात नहीं, मतलब टिन का गलनांक कम है, जिंक ज़्यादा टेम्परेचर पर गलता है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है।
अच्छा, अधिक अभिक्रियाशील, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो किसका हम देखो लेप किसका कर रहे हैं, जिंक की बजाय टिन का कर रहे हैं। तो देखो महंगा है, इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिंक का गलनांक अधिक है, टिन का कम है, तो ये भी ज़्यादा मायने नहीं रखता है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आंसर भी आपका यही है। क्यों, देखो अभिक्रियाशील कौन ज़्यादा है, जिंक है, और ज़्यादा अभिक्रियाशील चीज़ों को भाई खाद्य पदार्थ वाली नहीं रखेंगे। मतलब कोई अभिक्रियाशील चीज़ है बहुत ज़्यादा और उसमें हम खाद्य पदार्थों को अवॉइड ही करेंगे रखने से, मतलब हम उसमें नहीं रखेंगे। क्लियर, तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो आपका तीसरा रहेगा। अब प्रश्न नंबर है 5वां। देखो प्रश्न, ये प्रश्न जो है थोड़े से पढ़ के हंसी भी आ रही थी मुझे, अभी आप देख रहे होंगे। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है और ये प्रश्न ऐसा है जिसका आंसर आपको खुद लिखना चाहिए। मैं बस पढ़ देता हूँ, आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ। आपको एक हथौड़ा दे दिया, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। इनका उपयोग करके धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आपको विभेद करना है, पता करना है धातु और अधातु, कौन धातु है कौन। हथौड़ा दे दिया, पीट पीट के देखते रहो, आघातवर्धनीयता वाला। अब बल्ब स्विच वगैरह दे दिया, जला के देख लो विद्युत का चालन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उस बेस पे आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम। भैया बता रखा है, बहुत अच्छे से करवाया था, बताया था, वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो क्षार और अम्ल दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। Al2O3 ZnO और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। भैया हाइड्रोजन से ऊपर वाली सक्रियता श्रेणी में जितनी भी धातु हैं वो सभी कर देंगी। ठीक है, करो अपने आप इस क्वेश्चन को। किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य कैसे बनाएंगे, इसको ले लो आप। जैसे कोई प्रश्न नंबर 8 है आपका, क्या कह रहा है, किसी धातु M, कोई धातु M है, इसका विद्युत अपघटन परिष्करण हमें करना है। इसमें एनोड किसको बनाएंगे, कैथोड किसको बनाएंगे। देखो M जो धातु है, एनोड बनाएंगे, इसका जो अशुद्ध पार्ट होगा, अशुद्ध को बनाते हैं एनोड, ठीक है, M का, और शुद्ध को बनाओगे आप कैथोड, और इसके जो लवण विलयन होगा उसको बनाओगे विद्युत अपघट्य। क्लियर, अब आ जाइए नेक्स्ट। प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र देखिए, बहुत अच्छे चित्र जिसका दे रखा है। चित्र के अनुसार एक परखनली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। मतलब वो सल्फर के चूर्ण को गर्म कर रहा है, मतलब गर्म करने का मतलब सल्फर की अभिक्रिया किससे हो रही है, ऑक्सीजन से हो रही है। किससे हो रही है, ऑक्सीजन से सल्फर की अभिक्रिया हो रही है, और जो सल्फर का चूर्ण है उसको वो फिर क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद कुछ ऑप्शन हमें दे रखे हैं, उनको हम देखते हैं क्या है। पहला है गैस की क्रिया क्या होगी। अच्छा, एकत्रित किया, नंबर 1 गैस की क्रिया क्या होगी। अच्छा किस पे, ए में दे रखा है गैस की क्रिया क्या होगी, तो गैस की क्रिया किस किस पे पूछे, सूखे लिटमस पत्र पे। देखो सूखे लिटमस पत्र पे गैस कोई प्रभाव नहीं डालेगी, सिंपल। दूसरा इसमें पूछा गया है गैस की क्रिया क्या होगी आर्द्र लिटमस पत्र पे, और आर्द्र लिटमस पत्र क्या है, जैसे SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड आपका बनेगा और वो नमी के संपर्क में आके वहाँ पे अम्ल बनेगा, और अम्ल पता है आपको नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक, तो यहाँ पे अभिक्रिया होगी और नीला जो लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, नीले को लाल। अगला क्या कह रहा है, ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण देने हैं भाई। ठीक है, तो देखो VS+O2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब आर्द्र लिटमस पत्र के साथ अगर कराई जाती है तो उसको पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे, मतलब जल के साथ। तो आप जल के साथ अभिक्रिया ले लो, इसकी क्या होगा भाई, SO2 + H2O।
तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, H2SO और एक ये, तो H2SO3 आपका बनेगा। क्लियर? इसको हम सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। क्लियर? सल्फ्यूरस अम्ल आपका हो गया है। और अब आगे प्रश्न देखते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। तो लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके कौन से? भैया पेंट कर दो, सबसे पहला ग्रीस वगैरह लगा दो, ऑयल लगा दो बहुत, और जिंक की परत चढ़ा दो, कई सारे हैं। ठीक। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? देखो, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं जो बनाती हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं और धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, और कुछ उदासीन भी बनाती हैं। ठीक है, उदासीन कौन कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड आपका हो गया और H2। कारण बताइए, प्रश्न नंबर 12 पे आइए। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। देखो सिंपल, ये क्या होती है? तन्य होती हैं और बहुत ही चमकदार हैं इसलिए। ठीक, और जल्दी से संक्षारित भी नहीं होती। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। भाई कारण बता चुका हूँ, बहुत अभिक्रियाशील हैं। एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। कारण देखो, एल्युमिनियम तो बहुत जल्दी संक्षारित नहीं होती है और ये ऊष्मा की अच्छी चालक है, इसलिए इसका प्रयोग हम खाना बनाने वाले बर्तनों में करते हैं। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है। देखो, क्योंकि सीधे क्या होता है, इसको हम धातु में नहीं बना सकते हैं। इनसे जो भी सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क होते हैं उनको ऑक्साइड में हमें परिवर्तित इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनसे हम सीधे धातु प्राप्त नहीं कर सकते। जब ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं तो फिर हम इनका कार्बन से अपचयन करके धातु प्राप्त कर लेते हैं। आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। या खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? भाई देखो, तांबे या जो भी क्या नाम है, अच्छा, तांबे के मलिन बर्तन हैं या जो भी धातुओं के मलिन या गंदे बर्तन होते हैं, इन पे क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट की, जैसे तांबा है तो तांबे पे क्या है, तांबा CO2 से विक्रिया करता है जिसके कारण उस पर कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाती है। अब उसको नींबू से रगड़ते हैं तो ऊपर जो परत है वो हट जाती है, इसीलिए क्या हो जाती है, साफ हो जाते हैं। और हम रगड़ते भी इसलिए हैं क्योंकि कार्बोनेट है और अम्ल, कार्बोनेट अम्ल से विक्रिया करेगा लवण और जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्लियर? रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद यहाँ अपन करा चुके हैं। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है, भाई बता चुका हूँ। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है परंतु इस्पात का नहीं। इसके कारण बताइए ऐसा क्यों होता है? भाई क्योंकि सुनो, ऐसा क्यों होता है कि हम गर्म जल का टैंक बनाते हैं तो तांबे का उपयोग करते हैं, इस्पात का क्यों नहीं करते? या लोहे की मिश्र धातु इस्पात होती है उसका क्यों नहीं करते हैं? कारण यही है, तांबा जो है वो बहुत अच्छा ऊष्मा का सुचालक है, इसलिए हम तांबे का प्रयोग करते हैं और उसका लोहे का यानी इस्पात का नहीं करते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपके एंड हो चुके हैं और आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और क्वेश्चन के आंसर भी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के, बाकी कुछ आंसर नहीं है तो वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हम उसको पहले करा चुके हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हैं। जो भी क्लियर नहीं हुई हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अपन उनको कमेंट को देखें। आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपको वीडियो मिलेगा उसमें आपके डाउट क्लियर हम कर देंगे, या फिर अलग से मैंने बताया आपको डाउट सेशन का वीडियो अलग से ले लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।